मोरवा पहुंचे हैं और स्थानीय लोगों से जानेंगे कि आखिर क्या कुछ समस्या है यहाँ की, और मतलब समस्या तो बता ही दे रहे हैं हम लोग, और कैसे समाधान होगा। हमारे साथ मोरवा जो कि मेड़ौली में विस्थापन का वहाँ पर ज़्यादा प्रभाव है, और वहाँ के पार्षद पहुँचे हुए हैं राज बहादुर पंडिका जी, और उनसे बात करेंगे, उन्हीं से जानेंगे कि आखिर वो क्या कुछ सोचते हैं और इस विस्थापन को लेकर के क्या कुछ कहेंगे आप। हम लोग तो 10 वर्ष पहले से ही परेशान हैं, और मेड़ौली का सबसे बड़ा मुद्दा यह है इस समय वहाँ प्योर आदिवासी बचे हुए हैं। बाकी अन्य पिछड़ा वर्ग वाले जो थे वो पैसा पाए ज़मीन का, और ज़मीन कहीं ले जाकर खरीद लिए और मकान भी बना लिए, और आदिवासी की जो है उनके पास पैसा नहीं है तो ज़मीन भी नहीं खरीद पा रहे हैं और मकान भी नहीं बना पा रहे हैं। और NCL 50 मीटर की दूरी पर घर पड़ा हुआ है, ब्लास्टिंग करते हैं तो घर से निकाल दिया जाता है, चलो नहीं गिर जाओगे मर जाओगे, यही चल रहा है 10 साल से। और अभी भी NCL के नज़र में ये नहीं आ रहा है कि गरीबों को हम कहीं पैसा दे दें पहले और घर बना लें, इसके बाद छोड़ देंगे। आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं इसके लिए? हम ये प्रयास कर रहे हैं कि इनको पैसा मिल जाए पहले, और ये अपना कहीं घर बना लें, इसके बाद ये समय दे दें 3-4 महीने का पैसे देने के बाद तो अपने आप। वहाँ क्लास में ब्लास्टिंग हो रही, सबसे बड़ा दिक्कत यही है। मुहैर में भी जो ये चल रहा है, इसी तरह यहाँ भी समस्या है। सरकार में तो आपके वरिष्ठ नेता हैं, उनसे आप सवाल नहीं पूछते? अब वरिष्ठ नेता हैं, अब वो सक्षम ही है तो उनको हम लोग क्या बोल सकते हैं, लेकिन बात करते हैं तो बोलते हैं ठीक है हो जाएगा, अभी हो रहा है। और क्या कुछ कहेंगे क्षेत्र के मुद्दों को लेकर के? मेरा नाम सुरेश वाल्मीकि है, मैं कर्मचारी संघ का प्रतिनिधित्व करता हूँ। क्षेत्र की समस्या के साथ साथ जिले की भी बहुत बड़ी समस्या है। जो हमारे पत्रकार साथी आते हैं फोटो खिंचाते चले जाते हैं। मैं ऐसे संस्था से जुड़ा हुआ हूँ जो अंतिम छोर की संस्था है, वो सफाई मजदूर जो वन बुक साफ करते हैं। मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ बताइए? जहाँ से आपको लगता है कि स्टार्ट करना चाहिए, शॉर्ट में बोले फिर क्या होगा आइए ठाकुर जी आइए। देखिए, मैं राजनीतिक कोई बात नहीं करूँगा, ना किसी प्रकार कोई ऐसी बात करूँगा जिसको ठेस पहुँचती है। अगर पहुँचती है तो मैं क्षमा याचना चाहता हूँ। मेरी एक बीमारी मैं खुद के बोलता हूँ, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, यहाँ का DM हो या CM हो, मुझे डर नहीं लगता, ना डरूंगा मैं, क्योंकि चोरी में करता नहीं। जब चाहे तब मेरे अकाउंट जाँच कर ले, मेरे चरित्र की जाँच कर ले। यहाँ पर सिंगरौली में शायद हमने कहीं सुना है ट्रामा सेंटर उसका यही कहेंगे। नहीं, हम तो यहीं कि मेरी याददाश्त इतनी कमजोर हो गई है कि अब ट्रामा सेंटर का आप जानते हैं तो मैं आपको अक्सर देखता हूँ। ट्रामा सेंटर कहाँ पास है? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। आपसे तो मैं पूछ रहा हूँ, आप पूछे। ठीक है सर, तो पता होगा ना बैरन में ये। अच्छा, बैरन में उसका शायद CMO जो मालिक है वो जैन साहब है। अब हमारे समझ में ये नहीं आ रहा कि वो ठेकेदार है या एक अधिकारी है। यहाँ पास जो जमीनी मुद्दे में बात मुद्दे पर आ रहा हूँ तो मैं मजा कर रहा था। देखिए, पहली बात तो सिंगरौली में पत्रकार नहीं रहे, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ। आप एक बात को पूरा कर लीजिए, इसके बाद दूसरा बात। यहाँ पास पहली बात तो पत्रकार नहीं रहे। जो पत्रकार है मैं उनको पहले से धन्यवाद देता हूँ। पत्रकार बड़े लोगों की बात उठाते हैं, गरीबों की बात दबाते हैं, ये गलत है। ये ड्रामा सेंटर जो बना, वो ड्रामा सेंटर नहीं, भैया लाइक करिए, वो ड्रामा सेंटर बन चुका है। यहाँ पास डॉक्टर खुलेआम महिलाओं को पीटते हैं, गरीब वर्ग का आदमी जाता है वहाँ से पैसा मांगते हैं, अगर कोई आवाज़ उठाता है उसको निलंबन करते हैं। मैं सामने खड़ा हूँ, यहीं पास CSC मोरवा में 3 डॉक्टरों की पोस्टिंग है। ये इनका दर्द इसलिए है क्योंकि CSC मोरवा के लिए कर्मचारी हैं, और हमें तो आरोप लगाते हैं कि व्यक्तिगत कारणों से ट्रामा सेंटर में कम कवरेज करते हैं और कुछ बस। लेकिन ये यहाँ की स्थिति देखिए, यहाँ तो मैं नहीं आ रहा हूँ ना, सुनिए, मैं आपको प्रमाण सही बता रहा हूँ, और मुझे यहाँ के PI साहब भी सुन रहे हैं, SDM साहब भी सुन रहे हैं, डरू नहीं, जेल भेजना सबसे पहले किसी को मैं इस पर पता सब चीज़ में नहीं रख रहा हूँ। सुनिए, सबसे पहले जो कोविड में हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, बहुत अच्छे हैं, जनप्रिय हैं, जन तक जाते इसमें कोई शक नहीं। ट्रामा सेंटर में जो पैसा आया था कोविड का, भाई शेखर भाई आप भी जनप्रतिनिधि हैं, बंटी भाई भी, कोविड के टाइम में ये जो पैसा आया था हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, PM साहब ने भी, सभी सरकारों ने एक मतलब एक जो मानदेय का पैसा दिया था, हमारी समझ से वो आज
माननीय सीएमओ साहब ने बंटवारा नहीं किया है। CSC कोड 1 3 डॉक्टर हैं, जिसमें एक डॉक्टर यहाँ रहता है, उनका नाम मैं नहीं लूँगा। उनकी मैडम कभी आती नहीं थी। जब मैंने आवाज़ उठाई, मैंने कलेक्टर साहब को 3 से 4 बार कहा, उनको 4 साल से लगातार घर में बैठ के तनख्वाह दी गई। ये यहाँ की शासन की व्यवस्था है या प्रशासन की व्यवस्था है? बगल में क्वार्टर बने हुए हैं, एक यहाँ पर बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई। भाई साहब, यहाँ से जो गरीब वर्ग की महिलाएं बाहर जाती हैं, 108 की व्यवस्था नहीं, जमीनी बातें कर रहा हूँ, और मैं वहाँ का कर्मचारी और जाते व्यवस्थापक के रूप में रहा था। यहाँ पर सबसे पहले अगर जमीनी बात की जा रही है तो कलेक्टर साहब से मैं हाथ जोड़ निवेदन कर रहा हूँ कि आप उनसे कहें कि अस्पताल में जो जब तक मैं यहाँ था तो डबल बिल्डिंग में आइसोलेशन की व्यवस्था चल रही थी। कलेक्टर साहब से मेरी बात भी हुई थी, उन्होंने मेरी बात ध्यान से रखा कि जब मैं यहाँ चला गया 15 दिन को, तो सारे काम बंद थे। कि मैं सबसे आपसे भी हाथ जोड़कर तो भाई कह रहा हूँ कि जो मैं गरीबी परिवार से जुड़ा हूँ, मैं कोई दुबलेबाजी नहीं कर रहा। मैं गरीब परिवार से जुड़ा हूँ, यहाँ सफाई कर्मचारी संघ से जुड़ा हुआ हूँ, SSP OBC के जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। देखिए, गरीब वर्ग के लोग यहाँ अगर 108 को फोन करते हैं ना, तो 1.5-2 घंटा 3 घंटा नहीं आती है। ताकि जानते हैं उसमें महिलाओं की 6 महिलाओं की मेरी निगरानी में मौत हुई है, उठाने वाला ना हूँ। PM हाउस यहाँ बना हुआ है, डॉक्टर साहब अपने निजी स्वार्थ के लिए उस पोस्टमार्टम हाउस को चलने नहीं दे रहे हैं। देखिए, मैं आप सिंगरौली की आवाज उठाना चाहते हैं, पोस्टमार्टम हाउस बैठा में चल के होना चाहिए। 6-6 हज़ार रुपये वहाँ के गरीब वर्ग के लोग कर्जा करके वो भुगतान करते हैं। 6,000 रुपये अगर वो आदमी गाड़ी वाले को देगा तो भाई, तो जहाँ से 6,000 में उस जगह, भाई आप साहब मेरे बात सहमत हैं, वो 6,000 में वो गरीब आदमी अपने जो अंतिम जो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार कार्यक्रम होता है उसमें कर लेगा। दूसरी बात, सफाई कामगारों के वेतन यहाँ पास एक महिला साहब, पहले इस बात का जवाब में देते हैं, फिर दूसरी बात। ठीक है। और भूपेंद्र जी हैं हमारे साथ, BJP मंडल के अध्यक्ष भी हैं, और बहुत ही शालीनता से बस जवाब जानना चाहते हैं कि इतना जब आरोप लगते हैं कि यहाँ पर जब CSC खुला हुआ तो यहाँ के आसपास के लोगों के लिए इलाज की, उपचार की बेहतर व्यवस्था हो सकती थी, चूँकि बार बार हर जगह यही आरोप लगता है कि निजी जगहों पर जाने के लिए लोग सरकारी व्यवस्था को जानबूझकर कमजोर कर रहे हैं। तो मैं कल विधायक जी से भी पूछा था कि अगर आपके अधिकारी कर्मचारी काम नहीं करते तो आप अपने अधिकारी कर्मचारी को छुट्टी करवा दीजिए, ट्रांसफर करवाइए, जो काम करते हैं उनको बुलाइए। तो आखिर इतनी समस्या क्यों होती है? गरीबों का मदद नहीं होनी चाहिए। देखिए, जैसा सुरेश भाई ने बताया है, उसमें कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ होगा, तभी इतना अपना दर्द बयान कर रहे हैं। और बात सही भी है कि यहाँ PM हाउस होने के बाद भी अगर PM हाउस नहीं चल रहा है तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन की विफलता है, जिसकी हम चर्चा अपने जनप्रतिनिधियों से भी करेंगे। तो आज हमें इनके माध्यम से संज्ञान में मालूम चली ये बातें हैं, तो हम अपने जो प्रभारी मंत्री जी उनसे भी ये सब बातों को रख करके यहाँ पर सुविधाओं को बहाल कराने का पूरा प्रयास करेंगे। बिल्कुल। तो मैं एक बार फिर से अपील करता हूँ कि जो चेयर खाली है पीछे आ जाइए, तमाशा मत देखिए। आपको उसी अस्पताल में आपको भी इलाज करवाना है, आपको भी इसी विस्थापन में समस्या का समाधान करना है। तो प्लीज आप बैठिए। तमाशा तो कल लास्ट में देखने वाले सैकड़ों लोग देखे, लेकिन जब लास्ट के साथ सौदेबाजी हो रही थी तो किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। क्या कुछ चाहेंगे इस क्षेत्र के मुद्दे? बिल्कुल भाई साहब, पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इतना अच्छा आयोजन किया है। और मैं सबसे बड़ी बात यही कहना चाहता हूँ कि सभी के भविष्य अंधकार है, ऐसा प्रतीत होता है। आप सभी लोग विस्थापन होना, कब होना, नहीं होना, ये सारी बातें किसी के भी संज्ञान में एक्चुअल ठीक प्रकार से नहीं है। जो प्रमुख मुद्दा है, सभी अधर में है कि आज हमारा विस्थापन होगा, 10 साल के बाद होगा। हमारा बच्चा LKG में है तो 10th में कहाँ होगा? अगर हमारा, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप, बहुत याद सुनेगा इनकी बात को। प्रमुख 10th में अगर मेरा बच्चा है तो ग्रेजुएशन कहाँ करेगा? मैं कहाँ जाऊँगा? अगर मेरी उम्र अगर आज 45 साल है तो आज 10 साल के बाद होगा, तो मैं 55 साल के बाद क्या फिर से विनिर्माण करने के लिए अपने जीवन में जाऊँगा? जो प्रमुख मुद्दा आपने उठाया है विस्थापन, ये विस्थापन के मामले में यही मुद्दा है। लेकिन हम एक और भी बात बोलेंगे आपके माध्यम से कि आप एक पत्रकार हैं और मैं पत्रकार परिवार से भी रहा हूँ, पत्रकारिता भी किया हूँ, लेकिन मैं यही आपके साथ आवाज़ उठा रहा हूँ कि सबसे बड़ी बात कि हम उस पॉइंट पे न जा करके सिर्फ र्यूमरबाजी और जुमलेबाजी के विस्थापन की जो र्यूमर फैली हुई है, चारों तरफ भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, इसको समाप्त करना चाहिए। क्योंकि 2014 में जो हमारी विस्थापन की बात थी एज पर लॉ, मनमोहन सिंह सरकार जी का उसमें सरकार था, गवर्नमेंट थी,
और उसके बाद में मोदी जी के गवर्नमेंट ने 2014 के बाद में भूमि विस्थापन बिल नए तरीके से उसमें कुछ न कुछ चेंजेस ला करके और प्रस्तुत कर चुके हैं। तो क्या 2014 के बाद की जितनी भी विस्थापन है, चाहे मोरवा की हो या अदर ऑल ओवर इंडिया कहीं के भी हो, तो क्या वही इम्प्लीमेंट होगा? अगर वो इम्प्लीमेंट होगा तो हमें इस बात पे चर्चा करने का कहीं भी रास्ता नहीं बचता कि हम विस्थापन के विषय में बात करें। अगर हम लॉ को मानते हैं, अगर हम संविधान को मानते हैं, तो हम किसी र्यूमर को ना मानें, पहली चीज। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात कि जो नया भूमि विस्थापन बिल पास हो चुका है राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी, और मोदी जी ने उसको ओके कर दिया है, जो चेंजेस आए, अब ये हम कहाँ जाएंगे और हमारा वहाँ निर्माण कैसा होगा, नहीं होगा। उन्होंने स्पष्टीकरण किया उसमें कि वेल फर्निश्ड तरीके से हमें विस्थापन करना पड़ेगा, लेकिन मुख्य मुद्दा अभी भी क्या हो रहा है नहीं, अभी तो कोई ऐसी कोई बात ही नहीं है। सेक्शन 7 की बात है, आगे क्या होना है, आगे क्या होना है, इसके ऊपर में हम सारे जनप्रतिनिधियों को, हमारे बगल में बैठे हुए शेखर भाई बैठे हैं, बंटी बैठे हैं, हमारे कलिका भैया बैठे हैं, विमल जी बैठे हैं, बड़े बड़े मैंने हस्तियां बैठी हैं जिन्होंने कभी अपने बारे में सोचा नहीं है, सिर्फ उन्होंने क्रांतिकारी काम किया है, वो कार्य करें। जो मुद्दे से भटकने से कुछ भी नहीं निकलना सर। हम आज किसी भी मुद्दे से भटकने से हम बेकार हो जाएंगे, किसी काम के नहीं बचेंगे। विस्थापन एक पहली चीज की, व्हाट इज विस्थापन? विस्थापन आप किसे मानते हैं? क्या एक डेसिमल प्लाट पर रहने वाले व्यक्ति को? अभी भाई साहब ने कहा, सूरज वाल्मीकि जी ने हमारे कहा कि गरीबों की बात नहीं सुनी जाती, तो गरीब कौन? जिसका 100 डिसमिल जमीन है, क्या गरीब वो जिसका 1 डिसमिल भी जमीन नहीं है, लेकिन उसका सारा जीवन 70 से 75 साल इस मोरवा में वो किराए के मकान पे या रोड पे रह करके बिताया है, उसने वोटिंग किया है, उसका आधार कार्ड है, उसकी सारी चीजें, क्या वो विस्थापित नहीं होगा साहब? विस्थापन तो एक्चुअली उसी को बोलते हैं, उजड़ना। हिंदी में अगर आप सीधे सीधे अगर देहाती भाषा में कह दें कि विस्थापन, अपन उसको थोड़ा सा संभाल करके बोलते हैं कि विस्थापन। उजड़ने के बाद तो 3-3 पीढ़ियां आज 10 झेल रही है, इतिहास देखिए। बिल्कुल आपके सामने, आप पत्रकार हैं तो भाई आपने स्वयं देखा, आज हिंडाल्को ने जब विस्थापन किया और ले जा करके आपको वहाँ पे जो अभी उन्होंने जमीन मकान बनाया है, क्या वो रहने योग्य है? क्या ये व्यक्ति को और उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाने योग्य है? प्रमुख मुद्दा ये है, और प्रमुख मुद्दे को अपन छोड़ के दूसरे मुद्दे की बात ना करें। मैं तो ये बात कहता हूँ कि साहब, जो मोदी साहब ने जो भूमि अधिग्रहण बिल नया पास किया है, उसके बारे में संज्ञान लिया जाए और सिर्फ कंपनी से, आज एनसीएल में एक बड़ी बात है, एनसीएल में विस्थापन का व्यवस्था देगी, तो हमें कंपनी से लॉ की बात करें थे कि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, और संविधान ने अगर ये तय किया है तो आप वही कर दो, किसी को कोई प्रॉब्लम की जरूरत नहीं होगी। लेकिन घुमा के ना रखें कि आज 10 साल बाद, 5 साल बाद, 4 साल बाद कब होगा। धन्यवाद। पहले मैं विस्थापन के बारे में, जैसे भाई साहब ने बताया लॉ के बारे में, मैं एक मामला क्लियर करना चाहूँगा कि अपना जो कोल इंडिया का जो विस्थापन होता है वह सीबी एक्ट के तहत होता है। तो जो 2013 लार एक्ट आया, उस 2013 लार एक्ट का जब हम लोग को जो विस्थापन में जो फर्क पड़ा, क्योंकि अभी और भी लोग बताएंगे तो उसके हिसाब से पहले क्लियर हो जाए तो अच्छा रहेगा। ये 2 पार्ट का अपना विस्थापन है। पहला है अपना एक्विजिशन, जो कि सीबी एक्ट से होना है, और दूसरा है रिहेबिलिटेशन, जो कि लार एक्ट 2013 से होना है। दोनों डिफरेंट पार्ट है, हम दोनों को इकट्ठा मिला के ना चलें, जिससे कि आगे संवाद में कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं इस बात पे कहना चाहता हूँ, बंटी भाई आपने बिल्कुल सही बात कहा, मैं इसी पे ध्यान उजागर करने की बात कर रहा हूँ। मैं उजड़ आज रहा हूँ तो 2013 की बातें मेरे ऊपर क्यों ला दी जा सकती हैं, इसके बारे में अपन संशोधन करें। मैंने कहा अब गुमराह नहीं किया, 2013 की बातें नहीं ला दी जा रही। आप तो ऐसे बोलेंगे कि सर जो अपना ट्रांसपोर्ट लॉ है 1959 का, तो 1950 की बातें हमारे पे क्यों ला दी जा रही है? ये लॉ है 2013 जो लॉ एक्ट है, वो 2013 में बनाया गया लॉ एक्ट, लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एक्ट है, वो आपको बताया जा रहा है, ना कि 2013 की बातें ला दी जा रही हैं। और इसमें जो भी कलेक्टर गाइडलाइन में डोर टू डोर होगा वो हम लोग को फॉलो करवाना है, क्योंकि एनसीएल, मतलब मैं बोलना चाहता हूँ मंच से, उनको
इफ यू हैव टू प्लीज समवन देन प्लीज द पैर। अगर आप सही में किसी की कुछ मदद करना चाहते हैं तो विस्थापितों की मदद कीजिए, उससे बड़ी जनसेवा कुछ नहीं हो सकती है। लेकिन यहाँ पे जो अंचल प्रशासन है वह ये सोचता है कि हम विस्थापितों का पैसा किस प्रकार से कम कर दें। उदाहरण के तौर पर आप देख लीजिए, जब वार्ड नंबर 10 का विस्थापन हो रहा था 2010 में, 0 रुपये का मुआवजा है ना। मैं बता रहा हूँ, सुनिए, मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, सुनिए पहले उसको आप। 2013 में जब विस्थापन वहाँ का हो रहा था वार्ड नंबर 10 का, राज बहादुर बनका जी नहीं बदला पाए, मुझे लगा बताएंगे। 12 डिसमिल का जो मुआवजा बनाया गया था वो था 2,40,000 रुपये। क्या 2,40,000 रुपये नगर निगम क्षेत्र में मिलेगा क्या? दुद्धी चुआ में जो मुआवजा एनसीएल के द्वारा बांटा गया वो चिरौंजी के दाने के बराबर बांटा गया। इवन विधायक जी को भी पैसा मिला, बहुत कम मिला वहाँ दुद्धी चुआ भूमि का। जयंत में अंतर दिखा। सुनिए, हाँ, जयंत में अंतर क्यों दिखा? जब सिंगरौली की जनता, क्योंकि आप जहाँ खड़े हैं जैसे मोरवा बोलते हैं, एक्चुअली में सही सिंगरौली यही है, मेन जिसको सिंगरौली बोलते हैं। लेकिन अभी जिला बनने के बाद कोई मोरवा और कोई कुछ बड़ौली ऐसे बोलता है, लेकिन सही में सिंगरौली यही है। पोस्ट ऑफिस का नाम सिंगरौली है यहाँ का, रेलवे स्टेशन का नाम सिंगरौली है यहाँ का, तो सिंगरौली यही है। और जब 2011 की 13 की बता रहा हूँ बात में, उस समय जब 2,40,000 मुआवजा लोगों को बना, लोग जब इकट्ठा हुए, क्योंकि यहाँ पे सिंगरौली एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होता है। यहाँ पे सब लोग जब इसकी बात आती है, कोई डेवलपमेंट की बात आती है, सब एक हो जाते हैं। तो उस समय वो 2,40,000 24 लाख आज मिला लोगों को। आप सोच लीजिए कि अगर ये जनता इकट्ठा ना होती तो वही चिरौंजी का दाना सबको दे करके एनसीएल अभी तक भूमि ले चुकी होती। क्या मानते हैं आप? विस्थापन कर रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है? विस्थापन सिंगरौली का ज्वलंत मुद्दा तो है। भाई साहब ने जो कहा, इनकी अपनी जानकारी है। मैं कुछ समस्याएं हैं जो सिंगरौली की, मैं उसको आप लोग के नज़र में डालता हूँ। एक समस्या सिंगरौली में नहीं है। सिंगरौली में कम से कम बिजली विभाग की समस्या, बिल का बढ़ोतरी, बड़े पैमाने पे बिजली बिल की बढ़ोतरी हो रही है, एक समस्या। दूसरी विस्थापन की समस्या, तीसरी रोड की समस्या, प्रदूषण की समस्या। एक समस्या मनोवासी नहीं झेल रहे,